सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक यक्षिणी की सीरीज़ बनाई थी और उसमें टोटल 4 पार्ट थे और मैंने चारों जो पार्ट थे वो अपलोड कर दिए हैं। और कई लोगों को पार्ट्स में स्टोरी सुनना पसंद नहीं होता, उन्हें लॉन्ग स्टोरी सुनना पसंद होता है, इसलिए मैंने सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी बना दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि यक्षिणी की एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। बेटा बेटा, इस तावीज़ को रख लो, यह तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे कभी खुद से अलग मत करना। नहीं नहीं पिताजी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी। बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में छोड़कर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। नहीं पिताजी, नहीं नहीं। आज 20 साल हो गए हैं मेरे पिताजी को गुजरे, लेकिन मेरा अतीत रोज मेरे सपने में आकर मुझे रुलाता है। मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए छोटे मोटे काम कर कर, इधर उधर मजदूरी करके मैंने अपना पेट पाला। मेरा एक दोस्त था, उसका भी दुनिया में कोई नहीं था। वो मेरे भाई से कम नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। हम दोनों का ही इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। लेकिन न जाने एक दिन वो कहाँ गायब हो गया और आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। शायद भगवान चाहता ही नहीं कि मैं खुश रहूं, इसलिए वो हर किसी को मुझसे छीन लेता है। खैर, जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और कल मेरा सपना पूरा होगा, मेरा बचपन का सपना पुलिस ऑफिसर बनने का। और कल मेरा पहला दिन है थाने में। पिताजी ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, उन्हें मेरे ऊपर गर्व होगा। पहले दिन मैं थाने में गया और पूरा दिन मैं केसेस की फाइल चेक करता रहा। तभी अचानक से फ़ोन बजा और सामने से आवाज़ आई, हेलो, मैं यहाँ गांव के पास एक जंगल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक लाश मिली है, प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, तब बिना कोई देरी किए मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और मैं वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पर लाश मिली थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खून की एक एक बूंद शरीर में से निचोड़ ली गई हो। वो जिस इंसान की लाश थी, उसके घर वालों को बुलाया गया और थोड़ी देर बाद उसका एक भाई आया और जैसे ही उसने अपने भाई की लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, मैंने कहा था इससे, मैंने कहा था रात के वक्त इस रास्ते से मत आ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई वो डायन मेरे भाई को। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा ये सुनकर और मैंने पूछा, क्या आपने डायन कहा? तभी इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, यक्षिणी, यक्षिणी है वो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे और बदन पर उसने एक चादर ओढ़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि वो पागल है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने काफ़ी छानबीन करी लेकिन आसपास कुछ नहीं मिला और मैं थाने में वापस आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कौन किसी को मार सकता है। आदमी की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। यही सब सोचते सोचते रात हो गई और घर जाने का टाइम हो गया।
कई सारे सवाल दिमाग में लिए मैं घर जाने के लिए जंगल वाले रास्ते से निकला। तभी अचानक से मुझे एक झाड़ी में से कुछ आवाज़ आई। उस झाड़ी में हलचल हो रही थी और जैसे ही मैंने उस झाड़ी में हलचल देखी तो मैंने अपनी बंदूक को निकाल लिया और मैंने कहा, कौन है, कौन है? मैंने अपनी रिवॉल्वर को वहाँ सामने की ओर तान दिया। तभी उस झाड़ी के अंदर से वही पागल आदमी निकला और रोने लगा। मैंने रिवॉल्वर अंदर रखी और पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू ही तो कातिल नहीं है? तूने ही उस आदमी को मारा है ना? तभी उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। यक्षिनी 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 ने मारा है, ये यक्षिनी मैंने भाग मारा है, यक्षिनी ने मारा है। और फिर मैंने उस पागल आदमी से कहा, ठीक है, जा अब अपने घर जा, यहाँ मत रह। तभी उस आदमी ने कहा, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं कहीं रोड पे सो जाऊंगा, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। जब मैंने ये बात सुनी तब मुझे वो रातें याद आ गई जब मैं अकेले रोया करता था। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था, मैं भी इधर उधर रोडों पर सोकर गुजारा करता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस आदमी से कहा, तू मेरे साथ रहेगा, आपसे चल मेरे साथ, मैं तुझे घर ले चलता हूं। मैंने उस आदमी को अपनी बाइक पर बैठाया और सीधा घर लेकर गया। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने उसे सुला दिया। सुबह सुबह मैं उसे एक नाई की दुकान पर ले गया। मैंने उस नाई वाले से कहा, और भाई क्या हाल है? ये बंदा है, इसे पूरा हीरो बना दो, समझे? कटिंग शेविंग सब कुछ करो। और फिर उस नाई वाले ने कहा, क्यों नहीं साहब, आप बैठाओ ही नहीं यहाँ पर। और फिर मैंने उस आदमी को वहीं पर बैठाया और वो जो नाई था वो अपना काम करने लगा। धीरे धीरे दाढ़ी छोटी होती गई, बाल छोटे होते गए और जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं हैरान होता चला गया, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त था, जिसके साथ मैं मजदूरी करता था। मैं उसके गले से लिपटकर रोने लगा। मेरा इतना सालों पुराना दोस्त जो कि मुझसे बिछड़ गया था, वो मुझे वापस मिल गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसका चेहरा वापस मुझे देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त को कुछ भी याद नहीं था और मैंने उसे पुरानी बातें बताना शुरू करा। तभी उसके मुंह से एक शब्द निकला और वो शब्द था विक्रम। उसने मेरा नाम लिया और जैसे ही उसने मेरा नाम लिया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं उसे तैयार करवाकर एक डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने थोड़ी देर चेकअप किया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा, इनके दिमाग में किसी का खौफ बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इनका माइंड सही से सोच समझ नहीं पा रहा है। जैसे ही ये बात मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेचारे मेरे दोस्त ने न जाने क्या क्या सहा होगा इतने सालों में, यही सोच सोच कर मैं रो रहा था। उस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और वो दवाइयाँ लेकर मैं अपने दोस्त के साथ घर वापस आ गया। मैं उससे पुरानी बातें करने लगा जैसे हम बचपन में किया करते थे। और फिर मैं उससे पूछने लगा कि आखिर तेरी ये हालत कैसे हो गई, ये सब कैसे हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे खाना खिलाया और मैंने उसे अपने रूम में सुलाया। मैं अभी दूसरे बेड पर सोया हुआ था। तभी अचानक से मेरा वो दोस्त चीखने लगा
और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो उस जंगल में था। मैं यहाँ कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया? और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मुझसे कहा, कौन हो तुम, कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे अरे तुझे क्या हो गया भाई? भाई भाई मैं विक्रम, तेरा दोस्त, बचपन का दोस्त। याद है, याद है? हम एक दूसरे के साथ रहते थे। हाँ, हम भाई थे एक दूसरे के। भूल गया? याद कर, मेरा चेहरा देख, देख मुझे। और फिर जैसे ही मेरे दोस्त ने याद करने की कोशिश करी तो उसे बातें याद आने लगी और वो मुझे गले लगाकर रोने लगा। और मैंने उससे पूछा, भाई भाई तेरे साथ क्या हुआ था जो तेरी ऐसी हालत हो गई? हाँ? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, भाई मैं उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे कानों में बस एक आवाज़ आने लगी और मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा जैसे आज मेरी आंखें खुल रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या आवाज़ सुनी थी तूने, मुझे बता। और जैसे ही मैंने अपने दोस्त से ये बात पूछी तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया और उसने घबराते हुए कहा, यक्षिणी, यक्षिणी। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। मुझे बस इतनी खुशी थी कि मेरा दोस्त जो था वो ठीक हो रहा था। और अगले दिन मुझे उस जंगल में जाना था, क्योंकि मुझे यकीन था कि उस जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जो मर्डर हुआ है उसका कातिल मुझे जंगल में ही मिलेगा। पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद रात के वक्त मैंने सोचा क्यों ना, रास्ते में मेरा घर पड़ता है तो अपने दोस्त से भी मिल लेता हूँ। मैं अपने घर में गया और मैंने अपने दोस्त से हालचाल पूछा और मैंने कहा, अच्छा बता भाई, क्या खाएगा तू आज? और फिर मेरे दोस्त ने कहा, मैं जो खिलाएगा वो खा लूँगा। और मैंने कहा, चल ठीक है, तुझे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता हूँ और तू अपना ख्याल रखना। आज ना मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मैं आज रात घर नहीं रहूँगा, ठीक है? मैं तेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैंने ऑनलाइन खाना मंगवा लिया ढेर सारा और उसके बाद मैंने सारा खाना अपने दोस्त को देते हुए कहा, ये देख, ये तेरा खाना है, समझा? जो भी बेस्ट चीज़ें थी मैंने सब मंगा दी हैं। अब आराम से खाना और लाइट वगैरह बंद करके सो जाना। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। मेरे दोस्त ने कहा, वाह यार, खाना तो बहुत अच्छा है, आज खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, मुझे ये तो बता तू पूरी रात कहाँ जा रहा है? और मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे कहीं नहीं यार, अभी जो मर्डर हुआ है, लाश मिली है जंगल में, उसी के सिलसिले में जंगल जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई गुंडा है या फिर कोई गैंग है जिसने ये मर्डर किया है। जैसे ही ये बात मैंने अपने दोस्त से कही तो उसका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो पसीने से भीग गया और वो बहुत ही ज़्यादा सहम गया। और उसने कहा, नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना, वो तुझे मार देगी। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं अपने दोस्त को जैसे तैसे समझा कर वहाँ घर से निकला और कुछ ऑफिसर दोस्तों के साथ उस जंगल की तरफ निकल गया। मैं और मेरे वो जो साथी ऑफिसर्स थे वो सब जंगल में घुस गए और इधर उधर छानबीन करने लगे। हमें कुछ भी अजीब नज़र नहीं आया।
तभी मेरे एक साथी ऑफिसर ने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें अलग अलग छानबीन करनी चाहिए। और फिर दूसरे ऑफिसर ने कहा, नहीं, ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है, यहाँ खोने का खतरा है, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ बहुत तेज़ हवा चलने लगी और वहाँ पर एक अजीब सी खुशबू फैल गई। और वो खुशबू जैसे ही हमारी नाक तक पहुंची तो हमें नशा सा होने लगा और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। विक्रम अपने साथी ऑफिसर्स के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी अचानक से वहां पर हवा चलने लगी और एक अजीब सी सुगंध आने लगी। उस सुगंध के आते ही वो तीनों काफी मदहोश महसूस कर रहे थे। विक्रम ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? ये जो सुगंध है ये हमारे दिमाग में चढ़ रही है। हाँ। तभी अचानक से वहां पर पायलों की आवाज जो थी वो आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर वहां पर चल रहा हो। पायल की आवाज सुनकर विक्रम के जो साथी थे वो अचानक से उस आवाज की तरफ चल पड़े। जब विक्रम ने ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। विक्रम ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? सुनो, कहां जा रहे हो तुम? विक्रम के साथी ऑफिसर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा सीधा चलते रहे। पायल की जो आवाज थी वो आ रही थी और उसी आवाज का पीछा करते करते विक्रम के साथी ऑफिसर्स अपने कदम बढ़ाए जा रहे थे, जैसे उन्हें कोई होश ही ना हो कि वो क्या कर रहे हैं। विक्रम ने बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं रुका। तभी विक्रम का जो ध्यान था वो अपने गले में पहने हुए लॉकेट पर गया और वो जो लॉकेट था वो चमक रहा था। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी क्योंकि पहली बार वो लॉकेट जो था वो चमक रहा था। धीरे धीरे वो जो लॉकेट था उसमें से निकल रही जो रोशनी थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वहाँ आसपास भी उजाला होने लगा। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना इस लॉकेट को उतार दिया जाए, लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में उसके पिताजी की वो बात याद आई। विक्रम के पिताजी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए कभी भी उस लॉकेट को खुद से अलग मत करना, और विक्रम अपने पिताजी की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने उस लॉकेट को अपने गले में ही पहन कर रखा, उसे उतारा नहीं। तभी उसका जो सर था वो भारी होने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके साथी ऑफिसर्स कहाँ चले गए उसे कुछ भी पता नहीं चला और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वो कहीं और ही है। जहाँ वो बेहोश होकर गिरा था वो वहाँ पर नहीं था, वो जंगल के बहुत ही अंदर आ गया था। विक्रम जैसे तैसे अपने सर को पकड़कर खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा कि आखिर है कहाँ पर। उसने देखा कि वो जंगल के बहुत ही ज़्यादा अंदर है। तभी अचानक से वहाँ पर एक झाड़ी जो थी वो अचानक से हिलने लगी और उस झाड़ी में काफ़ी तेज़ हलचल हो रही थी। जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसने अपनी जो रिवॉल्वर थी उसे निकाल लिया और उस झाड़ी की तरफ तान दिया। विक्रम ने कहा, कौन है? कौन है? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप से बाहर आ जाओ, वरना मेरे हाथ में गन है और मैं शूट कर दूंगा। तभी अचानक से उस झाड़ी में से एक लड़की निकली और उस लड़की ने कहा, अरे अरे मुझे शूट मत करना। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो विक्रम ने उस गन को नीचे किया और विक्रम ने कहा, अच्छा तो तुम हो यक्षिणी? हाँ, बेचारे गांव वाले पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें बेवकूफ़ बना रही हो तुम। तुम्हारी तो जिंदगी अब
जेल में कटेगी, चलो मेरे साथ। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने कहा, मैं कोई यक्षिणी वगैरह नहीं हूं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तो यहाँ पर फोटोज़ खींचने आई थी। मैंने सोचा था कि रात के वक्त काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच लूँगी, बट मैं यहाँ पर खो गई और यहीं पर भटक रही हूँ तब से। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तब विक्रम ने कहा, अच्छा तो मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूँ? उसके बाद उस लड़की ने अपना कैमरा विक्रम को दिखाया और कहने लगी, ये देखो ये रहा मेरा कैमरा और इसमें मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची हैं, समझ गए? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, अब यहाँ से सीधा अपने घर निकलो। जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम इंसान ही हो ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बेचारी बेबस लड़की एक जंगल में फंसी हुई है तो तुम्हें उसे उसके घर तक छोड़ना चाहिए? नहीं घर तक तो कम से कम जंगल के बाहर तक तो छोड़ो। तुमने तो बड़ी रूडली कह दिया कि मैं रास्ता बता रहा हूं, तुम चली जाओ। और फिर विक्रम ने कहा, मैंने तो नहीं कहा था ना तुम्हें यहां पर आकर फोटो खींचने के लिए, तुम अपनी मर्जी से आई हो तो अपनी मर्जी से जाओ अब। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। हाँ पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। यह कहकर वो लड़की जो थी वो वहाँ से जाने लगी। तभी उसने जंगल के अंदर का अंधेरा देखा और उसकी हालत ख़राब हो गई। और उस लड़की ने कहा, मैं अकेले नहीं जाने वाली। आप पुलिस वाले हो ना? आप पुलिस वाले हो, आपका फ़र्ज़ है मुझे घर तक छोड़ने का, और मैं अकेले क्यों जाऊँ? जब मैं टैक्स देती हूँ तो मेरे ही टैक्स से तो आपकी सैलरी मिलती है आपको। आपका फ़र्ज़ है मुझे छोड़ने का, ये मत सोचना कि मैं डर रही हूँ। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ हाँ दिख रहा है, माथे पर पसीना आ गया और कह रही हो डर नहीं रही। हाँ चलो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे साथी ऑफिसर्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं उनको भी ढूंढने जाना है, हे भगवान। चलो फटाफट। वो दोनों साथ में चलने लगे और उस लड़की ने पूछा, आपका नाम क्या है? और फिर विक्रम ने कहा, मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। और तुम्हारा? और फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम निधि है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहां पर एक जंगली जानवर की आवाज आने लगी और वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उस डरावनी सी आवाज को सुनकर विक्रम ने कहा, तुम मेरे पीछे छुप जाओ। और विक्रम ने अपनी जो बंदूक थी उसे निकाल लिया और आसपास देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। विक्रम ने कहा, अब ये कौन सा जानवर आ गया? एक मुसीबत खत्म होती नहीं दूसरी आकर बैठ जाती है। निधि जो थी वो विक्रम के पीछे छुपी हुई थी। तभी वहां पर फिर से पायलों की आवाज गूंजने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और वही खुशबू जो थी वो चारों तरफ फैल गई। जैसे ही वो खुशबू विक्रम और निधि के नाक तक पहुंची, वैसे ही वो दोनों मदहोश होने लगे। और विक्रम ने कहा, मुझे बेहोशी सी छा रही है, नशा सा हो रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? और फिर वो जो लड़की थी वो भी ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई और बेहोश हो गई। और विक्रम भी ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और वो भी वहीं पर बेहोश हो गया। बहुत देर बाद विक्रम को होश आया और उसने देखा कि निधि सामने ही खड़ी थी और उसने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया और निधि ने कहा, उठ जाओ। और फिर विक्रम जो था वो खड़ा हुआ। उसने कहा, अरे ये सब क्या हुआ था यार, मेरा तो सर दर्द कर रहा है। और जैसे ही निधि ने यह बात सुनी तब निधि ने कहा, हाँ पता नहीं क्या हुआ था। विक्रम ने कहा, यार मेरे जो साथी ऑफिसर्स थे वो भी
पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। खैर चलो, मैं तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ दूं। हाँ। वो दोनों फिर से वहां जाने लगे, लेकिन तभी अचानक से निधि ने विक्रम का हाथ जो था वो पकड़ना शुरू कर दिया। और विक्रम ने जब ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। विक्रम ने कहा, ये तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? मेरा हाथ बिना पकड़े चला नहीं जाता क्या? और फिर निधि ने कहा, नहीं, मुझे बस डर लग रहा है। अच्छा सुनो, यहाँ कोई आता नहीं है ना इस जंगल में? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ कोई नहीं आता, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ आ जाते हैं कभी कभार रात के वक्त फ़ोटो खींचने। और फिर निधि ने कहा, अरे बस करो, अब हो गया जो हो गया। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और विक्रम ने कहा, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और फिर निधि ने विक्रम का हाथ जो था वो पकड़ लिया और उसे वो किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो वो निधि से दूर हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये सब क्या कर रही हो? इस चीज के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। विक्रम ये सब बोल ही रहा था, तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर एक झाड़ी के अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निधि ही थी। जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा कि अगर निधि वहां झाड़ियों में बेहोश पड़ी हुई है तो आखिर ये कौन है जिसे वो अभी तक निधि समझ रहा था। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? और उसे नकली निधि को भी पता चल गया कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है और तभी वो जोर जोर से हंसने लगी। विक्रम ने कहा, आखिर कौन हो तुम, मुझे बताओ। और फिर उस नकली निधि ने कहा, चारों तरफ यही आवाज गूंजने लगी और विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसके गले के अंदर का जो लॉकेट था वो बहुत ही तेज चमकने लगा और उस लॉकेट की चमक को देखकर वो यक्षिनी बहुत ही ज्यादा डरने लगी। यक्षिनी ने कहा, निकाल दो इसको, निकाल दो इसे, निकाल दो इस लॉकेट को, दूर करो इस लॉकेट को। उस लॉकेट से निकल रही रोशनी की वजह से उस यक्षिनी को बहुत तकलीफ हो रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर विक्रम तुरंत उस झाड़ी के पास गया जिसमें निधि बेहोश पड़ी हुई थी। उसने निधि को उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। निधि को लेकर जैसे तैसे विक्रम जंगल से बाहर निकला और उसने वहां पर उसकी जो गाड़ी थी पुलिस वाली, उसे ड्राइव करता हुआ वो निधि को एक डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर निधि का इलाज चला। थोड़ी देर बाद निधि को होश आया और विक्रम जो था वो निधि को वहीं डॉक्टर के पास छोड़कर कुछ और पुलिसकर्मियों के साथ उस जंगल में वापस गया, क्योंकि उसके जो 3 साथी ऑफिसर्स थे वो उसी जंगल में थे। विक्रम ने पुलिसकर्मियों के साथ उन 3 पुलिसकर्मियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। उन तीनों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और पूरे जंगल में वो तीनों कहीं भी नहीं मिले। विक्रम
सुबह सुबह अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई वैसे ही अंदर से उसका जो दोस्त था वो दौड़ता हुआ आया और उसने दरवाजे को खोला। और जैसे ही उसने विक्रम को देखा तो उसने विक्रम को गले से लगा लिया और विक्रम के दोस्त ने कहा, विक्रम विक्रम कैसा है तू? ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पूरी रात मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था तेरे साथ, पता नहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए, यही सोच सोच कर मेरी पूरी रात गुजर गई। विक्रम घर के अंदर आया और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे अपने दोस्त को पूरी बात बताई जाए। विक्रम के दोस्त ने पूछा, अरे क्या हो गया है? कुछ बताएगा? जंगल में कुछ हुआ क्या? कहीं तुझे वो यक्षिणी तो नहीं मिल गई? और विक्रम ने सोचा कि अगर वो सब कुछ सच बता देगा तब उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा और हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाए। इसलिए विक्रम ने झूठ बोला और उसने कहा, अरे नहीं यार, कोई यक्षिणी वगैरह नहीं है, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, समझा? विक्रम ये सारी बातें बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र वहाँ टेबल पर गई तो उसने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने ये देखा तो उसने अपने दोस्त को घूरते हुए कहा, ये क्या है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, हाँ यार, वो मैं भूल गया, पूरी रात बस तेरे बारे में सोचता रहा, तेरी टेंशन हो रही थी तो मैं खाना ही भूल गया, मन भी नहीं कर रहा था खाने का। और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तब विक्रम ने गुस्से में कहा, क्या यार, मैंने इतनी मेहनत से खाना मंगाया ताकि तुम खा लो और तुमने खाना नहीं खाया। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। विक्रम ने अपने दोस्त को वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खाना खिलाने लगा। जैसे ही पहला निवाला विक्रम के दोस्त के मुंह में गया तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए और विक्रम ने कहा, अरे क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है? तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ? और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, कुछ नहीं यार, वो तेरा प्यार देखकर, बचपन में भी तू ऐसा ही था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तूने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर विक्रम ने जब ये बात सुनी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। विक्रम ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, आज के बाद से ऐसा मत कहियो। किसने कहा कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तेरा ख्याल रखूंगा, समझा? अपने दोस्त को खाना खिलाने के बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ना थोड़ा सो लेता हूँ और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मियों को वहाँ काम पर लगाया तो है, तो देख कर आऊँगा बाद में क्या आखिर उन तीनों पुलिसकर्मियों का क्या हुआ। वो मिल नहीं रहे हैं जो मेरे साथ गए थे। और जैसे ही ये बात विक्रम के दोस्त ने सुनी तो उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने कहा, देखा देखा, वो गायब हो गए ना, तेरे साथ जो गए थे वो गायब हो गए ना, देखा, उन्हें यक्षिणी ले गई, उन्हें यक्षिणी ले गई, विक्रम उन्हें यक्षिणी ले गई, अब वो वापस नहीं आएंगे, विक्रम विक्रम विक्रम। ये कहते कहते विक्रम का दोस्त बेहोश होने लगा, लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने अपने दोस्त को संभाला और कहने लगा, अरे पागल, किसी यक्षिणी के चक्कर में वो गायब नहीं हुए, बल्कि जंगल है, बहुत ज़्यादा घना है, हो सकता है खो गए हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। चल, मैं तुझे रूम में टीवी लगा कर दे देता हूँ और ये घर का फ़ोन है, तुझे कुछ भी खाना पीना हो, कुछ भी खाने का मन करे तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर फ़ोन करियो और जो भी खाना हो मंगवा लियो और पैसे मत दियो। होटल में मेरी जान पहचान है तो मैं एक साथ ही सब कुछ पे कर दूंगा,
तो तू यहाँ पर आराम से टीवी देख और जो खाने का मन करे वो खा, और मेडिसिन टाइम पर खा लियो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, समझा? मैं आता हूँ वहाँ पर देख कर। और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, यार अभी तो तू कह रहा था कि तू थोड़ी देर सोएगा। और विक्रम ने कहा, नहीं यार, मेरा सोना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये कहकर विक्रम वहाँ से चला गया और वो उसी जंगल के बाहर पहुंचा। वहाँ पर ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे और फिर विक्रम ने कहा, क्या हुआ? वो तीनों मिले? जिसके जवाब में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, नहीं सर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिले। विक्रम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। तभी उसे याद आया कि निधि को वो डॉक्टर के पास छोड़कर आया था, इसलिए वो निधि से मिलने के लिए डॉक्टर के पास गया। निधि होश में आ गई थी और जैसे ही उसने विक्रम को देखा तो निधि ने कहा, तुम? हाँ, हम साथ में थे ना रात को। आखिर हुआ क्या था? मैं तो बेहोश हो गई थी। और फिर विक्रम ने कहा, कुछ नहीं हुआ था, कमज़ोरी की वजह से बेहोशी हो गई थी तुम्हें बस, और कुछ नहीं। अब तो तुम ठीक हो ना? और फिर निधि ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। विक्रम ने कहा, ठीक है, अपने घर चले जाना जब डॉक्टर कहें, और पैसों की चिंता मत करना, मैं बिल पे कर दूंगा। और फिर निधि ने कहा, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मेरा घर यहाँ पर नहीं है। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, तो कहाँ की रहने वाली हो तुम? जिसके जवाब में फिर उस निधि ने कहा, मैं तो एक शहर में रहती हूँ, यहाँ से बहुत दूर है। मुझे पता चला था कि ये जो जंगल है ये सबसे खूबसूरत जंगल है, और रात के वक्त यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी में ये जंगल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आई थी फ़ोटोज़ खींचने के लिए। लेकिन क्या क्या हो गया आपको पता ही है। और फिर विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे घर चलो, थोड़े दिन रुकना, आराम करना, और मैं तुम्हें पैसे वगैरह दे दूंगा, तुम शहर चले जाना। डॉक्टर ने जब कहा तब विक्रम निधि को अपने साथ घर ले आया, और उसके बाद उसने अपने दोस्त से निधि की जान पहचान करवाई। सुन भाई, ये लड़की है, ये भी मेरी दोस्त है, इसका नाम है निधि। शहर से आई थी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, वो जो जंगल है ना वहीं पर, तो वहीं पर खो गई थी। वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई और मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया। इसका इलाज वगैरह हो गया है, तो कुछ दिन यहाँ पर रहेगी और चली जाएगी। और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तू इसको यहाँ ले आया, आइए घर में आइए। और फिर विक्रम के दोस्त ने मजाक मजाक में ही कहा, वैसे भाई सच में दोस्त ही है या फिर और निधि ने जैसे ही ये बात सुनी तब निधि ने कहा, देखिए जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, विक्रम और मैं सिर्फ नॉर्मल दोस्त ही हैं। और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वैसे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो। और फिर विक्रम ने कहा, अरे भाई अब बकवास मत कर। निधि को घर पर छोड़कर वापस विक्रम काम पर चला गया, और उसके बाद रात को घर वापस आया। वो तीनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, और निधि ने कहा, विक्रम वो जंगल बहुत ज़्यादा अजीब था ना? मेरे कहने का मतलब है जब मैं बेहोश हो रही थी तो कमज़ोरी की वजह से बेहोश नहीं हुई हूँ, एक्चुअली कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही थी, और पायल की आवाज़ भी मैंने सुनी, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी आवाज़ थी, यक्षिनी यक्षिनी करके कुछ आ रही थी आवाज़।
और जैसे ही विक्रम ने यह बात सुनी तब विक्रम ने इशारा करते हुए निधि को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि उसे पता था कि निधि उसी जंगल के बारे में और यक्षिणी के बारे में बात करेगी तो उसके दोस्त की तबीयत पर असर पड़ सकता है। इसलिए उसने निधि को चुप करा दिया और विक्रम ने बात को काटते हुए कह दिया, अरे ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम मतलब अपने बारे में कुछ बताओ। और फिर जैसे ही निधि ने ये बात सुनी तब निधि ने कहा, मैं क्या ही बताऊं अपने बारे में, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बचपन से लेकर आज तक बस मैं संघर्ष ही करती आई हूँ। और फिर विक्रम ने कहा, अच्छा मतलब कैसे? और फिर निधि ने कहा, असल में मेरे मॉम डैड जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे और मेरा जो बचपन था बहुत अकेलेपन में बीता। मेरे पास अपना कोई भी नहीं था, मैं बस इधर उधर भटकती रहती थी। लेकिन ये जो गांव है ना, मैं पहले यहीं पर रहा करती थी, यहीं कहीं भटका करती थी। एक अंकल थे, वो रोज़ मुझे खाना खिलाते थे, बहुत अच्छे अंकल थे। उन्होंने मुझे काफ़ी वक्त तक खाना खिलाया। मैं थोड़ी बड़ी हुई और उसके बाद शहर आ गई। धीरे धीरे मैंने जैसे तैसे बचपन काट लिया और फोटोग्राफी सीखी और आज एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं क्यों ना फिर से उस जंगल में जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि रात की चंद्रमा की रोशनी में ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। इसलिए मेरा मन किया कि वहाँ की मैं फ़ोटोज़ भी खींच लूँगी और साथ ही साथ उन अंकल्स को भी मिल लूँगी जो मुझे बचपन में खाना खिलाया करते थे। लेकिन मैंने उन अंकल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो अंकल मुझे कहीं भी नहीं मिले। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तुम तो बिल्कुल हमारी तरह निकली, तुम्हारा बचपन भी बिल्कुल हमारी तरह ही बीता है। और फिर निधि ने कहा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और फिर विक्रम ने कहा, हम दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा। मेरे कहने का मतलब है बचपन में हम दोनों के भी माता पिता भी गुजर गए और हम दोनों भी इधर उधर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। एक दिन ये अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया और मैं फिर से अकेला हो गया। जैसे तैसे मैंने अकेलेपन में अपना पूरा बचपन काटा और अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। और कुछ ही दिनों पहले भगवान ने मुझे मेरा जो दोस्त था, मतलब ये फिर से लौटा दिया। हम कुछ दिनों पहले ही वापस मिले। और फिर निधि ने कहा, हाँ हमारी ज़िंदगी शायद एक जैसी ही है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही विक्रम के दोस्त ने ये सारी बातें सुनी तब विक्रम के दोस्त ने कहा, तो ठीक है ना, हम एक दूसरे के बन जाते हैं जब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर विक्रम ने कहा, ये भी ठीक है। उन तीनों में दोस्ती हो गई। तभी उन तीनों ने अपना खाना ख़त्म किया और उसके बाद विक्रम ने कहा, चलो अब सो जाते हैं। निधि, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ और मैं और मेरा दोस्त तो एक ही कमरे में सोते हैं। और फिर विक्रम ने एक रूम का दरवाज़ा खोला और विक्रम ने कहा, ये कमरा है और सारी चीज़ें यहाँ पर है वैसे तो, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। और टीवी वगैरह है लगा हुआ। एक मिनट ज़रा, मैं यहाँ ये एक फ़ोटो है, मैं उसे निकाल लूँ, तुम क्या करोगे उस फ़ोटो का। और फिर विक्रम ने वहाँ एक दीवार से एक फ़ोटो उतारी और उस फ़ोटो को देखते ही निधि जो थी वो उस फ़ोटो को देखती ही रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। निधि ने कहा, ये फ़ोटो
तुम्हारे पास कैसे आई? और फिर विक्रम ने कहा, क्या मतलब मेरे पास कैसे आई? मेरे पिताजी की फ़ोटो मेरे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? और जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और निधि ने कहा, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ ये मेरे पिताजी हैं। क्यों, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? और फिर उससे निधि ने कहा, क्या अब ये इस दुनिया में नहीं है? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ मैंने बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी और विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ, क्यों रो रही है। और फिर विक्रम ने प्यार से पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? हाँ मुझे बताओ क्या बात है? और फिर निधि ने रोते हुए कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ही मुझे बचपन में खाना खिलाया करते थे। इन्हीं को शुक्रिया कहने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। फोटोज खींचने के साथ साथ इनको शुक्रिया भी कहना था कि इन्होंने मुझे इतने वक्त तक खाना खिलाया, मेरा ख्याल रखा। और आज पता चल रहा है कि ये इस दुनिया में नहीं है, तो रो नहीं तो और क्या करूं। मैं हमेशा सोचती थी बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा इनको दूंगी, लेकिन मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। जैसे ही विक्रम ने ये सारी बातें सुनी तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी रोने लगा। और उसने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब शांत हो जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम निधि के पास गया और उसने निधि के सर पर हाथ रखा। और जैसे ही उसने निधि के सर पर हाथ रखा वैसे ही उसके गले में जो लॉकेट था वो अचानक से बहुत तेज चमकने लगा। और जैसे ही उसने अपना जो हाथ था वो उसके सर से हटाया वैसे ही वो लॉकेट चमकना बंद कर दिया। विक्रम अपने दोस्त के साथ रूम में सो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा और विक्रम जाग गया। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो विक्रम बोल रहा हूँ। और फिर सामने से आवाज़ आई, जी विक्रम सर जल्दी यहाँ जंगल में आ जाइए। यहाँ उन पुलिस ऑफिसर्स की लाशें मिली हैं जो आपके साथ गए थे। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो तुरंत उठा और कपड़े पहनने लगा। विक्रम का जो दोस्त था वो नींद से जाग गया और उसने कहा, क्या हुआ भाई, अचानक से इतनी रात को किसका फ़ोन था जो तू इतनी हड़बड़ी में जा रहा है? तभी विक्रम ने कहा, नहीं वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहीं दूसरे रूम से निधि भी निकल आई और उसने कहा, क्या हुआ विक्रम, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मैंने फ़ोन की रिंग सुनी, तुम काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। और फिर विक्रम ने कहा, नहीं कुछ बात है, मैं तुम्हें आके बताता हूँ। विक्रम ने किसी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद वो कपड़े पहन के सीधा जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और कई सारे पुलिस के लोग भी खड़े थे। जैसे ही वहाँ पर विक्रम आया तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी आया और उसने कहा, सर लाशें वहाँ पर पड़ी है और बहुत बुरी हालत में है। जैसे ही विक्रम उन लाशों के पास गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया।
क्योंकि उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी और उनके शरीर में एक भी खून का कतरा बचा नहीं था। पूरी बॉडी उनकी सफ़ेद पड़ी हुई थी। जैसे उस गांव वाले आदमी की मौत हुई थी, बिल्कुल उसी तरह उन पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी। इन मौतों से गांव वालों के अंदर एक डर सा बैठ गया था और एक गांव वाले ने कहा, यहाँ तो पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है, तो हम आम लोग कैसे सेफ होंगे? मैं तो कहता हूँ अगर हमें अपनी जान की सलामती चाहिए तो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ये पुलिस वाले हमारी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसने अपने आंसू पोंछे और उसने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो कत्ल हुए हैं वो रुक जाएंगे और इसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। और फिर उस गांव वाले ने कहा, अरे तुम्हारे वादे का क्या करें हम? हाँ, तुम कर ही क्या लोगे? कोई इंसान होता तो तुम पकड़ते भी, उसी अक्षनी को कहाँ से पकड़ोगे? हमें तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। क्यों भाइयों? ये तो कहता रह जाएगा। ये क्या है, इनको तो सरकार से तनख्वाह मिल रही है, इनका घर चल रहा है। भगवान न करे हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इसलिए मैं तो कहता हूं हमें कहीं और चलना चाहिए। ये बात सुनकर विक्रम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब था और वो वहीं पर शांति के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी विक्रम की नज़र वहाँ एक आदमी पर पड़ी और उस आदमी की जो उम्र थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी जिसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा थी वो रोड साइड पर लेटा हुआ था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो ठंड से ठिठुर रहा था और ये देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगा और उसने उस बूढ़े आदमी के पास जाने का फैसला किया। विक्रम उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने कहा, बाबा बाबा उठिए उठिए बाबा। और फिर वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठा और उसने कहा, क्या हुआ? और फिर विक्रम ने कहा, अरे नहीं बाबा, मैंने देखा कि आप यहाँ ठंडी में यहाँ ठिठुर रहे हैं, इसलिए यहाँ आ गया आपकी मदद करने के लिए। आप ये अपना सामान वगैरह उठाइए और चलिए मेरे साथ। और फिर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने कहा, कहाँ चलना है बेटा? मुझे जेल में मत डालना, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है, अंधेरी अंधेरी जेल से। और फिर विक्रम ने कहा, अरे बाबा, मैं आपको जेल में क्यों डालूंगा? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मुझे अपने बेटे की तरह समझिए, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ मैं आपको ऐसे ठंडी में ठिठुरता हुआ नहीं देख सकता। और फिर विक्रम की बात मानकर वो बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और अपना सारा सामान जो था उसे बटोरने लगा। विक्रम उस बूढ़े आदमी को लेकर अपने घर पर आ गया और विक्रम ने उन बूढ़े आदमी को भी रहने के लिए एक कमरा दिया और कहने लगा, बाबा आप इसमें रहिए, जब तक आपके रहने के लिए दूसरा बंदोबस्त नहीं हो जाता आप यहीं पर रहिए। और फिर जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो, आजकल कोई अपनों का भी ख्याल नहीं रखता और तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। और फिर विक्रम ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह सुबह के वक्त निधि, विक्रम और विक्रम का दोस्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो बूढ़ा आदमी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद
वो बूढ़ा आदमी उठकर वहाँ से जाने लगा और विक्रम ने कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुमने एक रात मुझे अपने घर में सुला लिया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो गया, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर विक्रम ने कहा, अरे बाबा आप परेशान मत होइए, आप कोई बोझ नहीं बनेंगे, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपका एक पक्का बंदोबस्त करूँगा, आप चिंता मत करिए। विक्रम नाश्ता कर रहा था और निधि ने देखा कि विक्रम के चेहरे पर टेंशन साफ नज़र आ रही थी। और फिर निधि ने कहा, क्या हो गया विक्रम, तुम मुझे इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? और फिर विक्रम ने कहा, अरे कुछ नहीं, काम का थोड़ा टेंशन है और कोई बात नहीं है। और फिर निधि ने कहा, अच्छा क्या हुआ, हमें बताओ, कोई केस है तो हम तुम्हारी मदद करें। और फिर विक्रम ने कहा, अरे क्या केस, बताऊंगा मैं, फिर कभी बताऊंगा। नाश्ता करने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनकर विक्रम पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया और वो सोच रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, एक आम आदमी की मौत हो गई थी, लोगों का भरोसा पुलिस वालों के ऊपर से उठ रहा था, लोग गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे। इन्हीं सब टेंशनों के बीच तभी वहाँ पर निधि आई और निधि को देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर, सब कुछ ठीक तो है? अगर कोई ज़रूरी बात थी तो मुझे कॉल कर देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और फिर निधि ने कहा, नहीं मुझे कॉल करना ठीक नहीं लगा, आमने सामने बात होती तो अच्छा रहता, इसलिए मैं आ गई। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे पता है कि उस जंगल से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है और तुम अपने दोस्त के सामने उस जंगल की बात छेड़ना नहीं चाहते, है ना? और फिर विक्रम ने हाँ में सर हिलाया। निधि ने कहा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? और फिर विक्रम ने कहा, क्या ही बताऊं, लोगों का पुलिस पे से भरोसा उठ रहा है, 3 पुलिसकर्मी मर गए, एक आम आदमी मर गया, गांव वाले गांव छोड़ने की बातें कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। और फिर निधि ने कहा, वहां पर वो यक्षिणी का साया है ना, वही ये सब कर रही है ना, उसे तो तुम नहीं पकड़ सकती, उस पर तो तुम्हारा कोई जोर नहीं है। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, हाँ जानता हूं, लेकिन औरों को कैसे यकीन दिलवाऊं? गांव वाले तो यकीन करते ही हैं, लेकिन अगर ऊपर से मुझसे जवाब मांगा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि एक यक्षिणी जंगल में लोगों को अपना शिकार बना रही है? मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरी जो मेहनत थी बचपन से लेकर आज तक की, वो सब पानी में मिल जाएगी। निधि ने कहा, तो अब बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी उसे अपनी आंखों से देखा है? और फिर विक्रम ने सारी बातें बताई और विक्रम की सारी बातें सुनने के बाद निधि ने कहा, अच्छा तो ये जो लॉकेट है, इसमें से निकल रही रोशनी की वजह से वो यक्षिणी चिल्ला रही थी, तो फिर बहुत आसान हो गया ना, उस यक्षिणी को भगाने के लिए तुम्हारे पास ये लॉकेट है तो इसकी मदद से हम कुछ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, रात के वक्त उस जंगल में चलते हैं और इस लॉकेट की रोशनी की मदद से उस यक्षिणी को उस जंगल से भगा देते हैं। और फिर विक्रम ने कहा, कहने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं यह इतना आसान नहीं है। खैर तुम जाओ, मैं रात में तुमसे बात करता हूं। रात को
विक्रम अपने घर पहुंचा और वो सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। विक्रम ने कहा, बाबा मेरी बात सुनिए, मैंने आपके लिए एक दुकान देखी है और कुछ दिनों में मैं उसके अंदर सामान वगैरह सब डलवा दूंगा और वो दुकान बहुत बड़ी है, आप उसमें रह भी सकते हैं और सामान भी बेच सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की परेशानी हो तो आप बेहिचक मुझे बोल सकते हैं। जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इंसान अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मुझ गैर के लिए कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और फिर विक्रम ने कहा, क्या बाबा आप भी, एक तरफ आप बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप एहसान वगैरह की बातें करते हैं, ऐसा मत करिए। वो तीनों खाना खाने लगे। तभी खाना खाते खाते विक्रम का जो दोस्त था वो उठ गया और उसने कहा, भाई मेरा तो पेट भर गया है, अब मैं जा रहा हूं सोने, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ हाँ भाई सो जा सो जा, वैसे ही बहुत रात हो गई है। विक्रम का दोस्त रूम में चला गया और उसके बाद निधि ने कहा, तो तुमने कहा था कि मैं रात में आके बात करूंगा, तो बताओ कुछ है दिमाग में? और फिर विक्रम ने कहा, बात तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करूं, उस जंगल में जाऊं या ना जाऊं, उस यक्षिणी को कैसे ख़त्म किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही ये बात विक्रम ने कही तो वो जो बाबा बैठे हुए थे उन्होंने कहा, बेटा क्या तुमने यक्षिणी नाम लिया? मुझे माफ़ करना, मेरे कानों में आवाज़ चली गई। क्या तुम यक्षिणी के बारे में कह रहे हो? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ बाबा, यक्षिणी के बारे में कह रहा हूँ। असल में कुछ दिनों पहले गांव में एक आदमी की हत्या हो गई। उसके शरीर से खून का एक एक कतरा जो है वो निचोड़ लिया गया था। उसी की तहकीकात के लिए रात के वक्त मैं और मेरे 3 साथी जो है उस जंगल में गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ अजीब चीज़ें हुई। मेरे वो जो साथी पुलिसकर्मी है वो कहाँ गए इस बारे में कोई पता नहीं चला। मैं अभी इधर उधर भटक रहा था और मुझे निधि मिल गई। उसके बाद वहाँ मेरा सामना यक्षिणी से हो गया। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आया वहाँ से। और अगर ये लॉकेट जो है मेरे गले में, अगर ये नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। और जैसे ही वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने विक्रम के गले में जो लॉकेट था उसे देखा तो वो देखते ही रह गए। उन बूढ़े बाबा ने कहा, ये लॉकेट तुम्हारे पास है, मतलब वो यक्षिणी वापस आ गई है। हे भगवान, फिर से वही कत्लेआम मचेगा। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो विक्रम ने कहा, क्या आप उस यक्षिणी के बारे में जानते हैं? और फिर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने बताया, बेटा कई सालों पहले जब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और जैसा तुम बता रहे हो बिल्कुल उसी तरह ही हत्याएं होती थी। शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया जाता था जब तक पूरा जो शरीर है वो सफ़ेद ना पड़ जाए। मेरा एक दोस्त हुआ करता था और मेरे उस दोस्त का नाम संजय था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। एक दिन हम खेलने के लिए उस जंगल के पास चले गए और हम वहीं पर खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी जो बॉल थी वो उस जंगल में चली गई।
उस वक्त बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी और हम दोनों बच्चे थे, हम में बिल्कुल भी अकल नहीं थी। हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले गए और वही हुआ जिसका डर था। हम दोनों रास्ता भूल गए और उस जंगल के अंदर घुसते रहे और हम उस जंगल में ही खो गए। मैं और मेरा दोस्त संजय, हम उस जंगल में इधर से उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से हमने वहाँ पर एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनी और जैसे ही हमने उस आदमी की चीखने की आवाज़ सुनी तो हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और हमने देखा कि वहाँ एक 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 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की एक आदमी को मार रही थी और हमारी आंखों के सामने ही उस लड़की ने उस आदमी के शरीर का जितना भी खून था उसे निचोड़ लिया और उसका शरीर जब तक सफ़ेद नहीं पड़ गया तब तक वो लड़की उस आदमी का जो खून था उसे निचोड़ती रही और आखिर में उस आदमी ने दम तोड़ दिया और वो जो लड़की थी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। संजय और मैंने जब ये सब देखा तो हम दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। भागते भागते हमें काफ़ी देर हो गई और हम बच्चे ही थे, ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए और चक्कर खा कर गिर गए। सुबह सुबह हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि गांव वालों को हम मिल गए थे जंगल में और वो हमें अपने अपने घर ले आए थे। हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन जो मेरा दोस्त संजय था उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। हम दोनों को एक मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर पूजा पाठ हुई और वो जो संत थे वहाँ के, उन्होंने एक लॉकेट मेरे दोस्त संजय को दिया क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा खतरा था और मुझे भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस दिन से पहले रोज़ वो जो यक्षिणी थी वो रोज़ रात को सपने में आती थी और हमें डराती थी, लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज भी मुझे याद है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं शहर जाकर कमाना चाहता था लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं शहर कैसे जाऊं, लेकिन मेरा वो दोस्त, उसने मेरी मदद करी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लोगों की मदद करने वाला। उसने अपने जोड़े हुए पैसे मुझे दे दिए और मुझे शहर भेज दिया। शहर जाकर मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, वहाँ मैंने घर भी खरीदा, सब कुछ किया, एक अच्छी ज़िंदगी बिताई। लेकिन न जाने मेरे कौन से बुरे कर्म थे, मेरे बच्चे बहुत ख़राब निकले। मैंने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जो चीज़ उन्होंने मांगी वो दी, ऐशो आराम सब मैंने दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं दे पाया और वो चीज़ थी संस्कार। उन्होंने कभी भी मेरी इज्जत नहीं करी और हमेशा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करी बड़े होने के बाद। यही सब चीज़ें देखते हुए मैं परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ वापस आ गया अपने उस दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक वो मुझे कहीं नहीं मिला और मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ। मेरा सब कुछ मेरे बच्चों ने ले लिया और मुझे लगा था कि अब मुझे बाकी की ज़िंदगी अब सड़कों पर ही बितानी होगी, लेकिन तुम मुझे मिल गए और तुम्हारे अंदर मुझे अपने उसी दोस्त की झलक नज़र आती है। और जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, बिल्कुल वैसा लॉकेट मेरे दोस्त के गले में भी था। विक्रम ये सारी बातें सुनने के बाद बुत बनकर बैठा रह गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
और उस बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों से आंसू, क्या हुआ है तुम्हें? और फिर विक्रम ने कहा, आपके उस दोस्त का पूरा नाम क्या था? जिसके जवाब में उन बाबा ने कहा, बेटा संजय ठाकुर, संजय ठाकुर नाम था। और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया और उसने एक फ़ोटो जो थी वो निकाल कर उन बाबा को दिखाई। और विक्रम ने पूछा, बाबा क्या यही आपके दोस्त थे? और जैसे ही उन बाबा ने वो तस्वीर देखी तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, यही तो मेरा दोस्त संजय है, यही है मेरा दोस्त। लेकिन तुम्हारे पास उसकी फोटो कैसे आई? और विक्रम ने कहा, मैं उन्हीं का बेटा हूं, विक्रम ठाकुर। जैसे ही उन बाबा ने ये बात सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हे भगवान, आखिरकार तूने मिला ही दिया मुझे मेरे दोस्त से। बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। और फिर विक्रम रोने लगा और विक्रम को रोता हुआ देखकर वो जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो? और फिर विक्रम ने कहा, बाबा अब वो नहीं है, वो हमेशा के लिए चले गए, जब मैं छोटा था तभी। और ये बात सुनते ही वो जो बाबा थे वो रोने लगे और उन्होंने कहा, हे भगवान, तू अच्छे लोगों को हमेशा ही जल्दी बुला लेता है, ये भी नहीं सोचता कि उनके अपनों पर क्या बीतेगी। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। बचपन से लेकर आज तक वो अपने दोस्त के अलावा किसी को अपना नहीं मानता था। लेकिन निधि से मिलने के बाद और उन बाबा से मिलने के बाद विक्रम को लगने लगा था कि उसके दोस्त के अलावा भी उसका कोई अपना है। विक्रम ने कहा, बाबा बाबा, आप तो पहले उस यक्षिणी को देख चुके हैं ना, और मेरे पिताजी ने भी उस यक्षिणी को देखा है, तो उसे हराने का कोई तरीका जो आपको पता हो। और फिर वो जो बाबा थे उन्होंने कहा, बेटा उस यक्षिणी को हराने का एक ही तरीका है, उसे जैसे तैसे फंसा कर उस मंदिर तक ले आया जाए। और फिर विक्रम ने कहा, कौन से मंदिर बाबा? जिसके जवाब में उन बाबा ने कहा, वही मंदिर जिसमें तुम्हारे पिताजी को और मुझे लेकर जाया गया था, जहां पर पूजा पाठ करवाई गई थी। वो मंदिर इस गांव से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर एक और जंगल पड़ता है, उसी जंगल के बीचों बीच वो मंदिर है। लेकिन उस मंदिर को देखे हुए काफी साल बीत गए हैं मुझे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मंदिर आज भी वहीं पर होगा। विक्रम ने कहा, अच्छा तो वो मंदिर यहां से 10 किलोमीटर दूर है, और अगर हम उस यक्षिणी को उस मंदिर में लेकर जाएं तो क्या वो खत्म हो जाएगी? और फिर उन बाबा ने कहा, अभी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी ऐसी शक्ति जो कि बुरे काम करती है वो मंदिर में घुसकर जीवित नहीं बच सकती, इतना तो मुझे यकीन है। विक्रम ने कहा, ठीक है बाबा, कल सुबह ही मैं उस मंदिर के लिए रवाना हो जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वो मंदिर कहां पर है। जिसके जवाब में उन बाबा ने कहा, अपना ख्याल रखना। अगली सुबह विक्रम उठा और तैयार होने लगा।
विक्रम का जो दोस्त था उसने कहा, क्या हो गया भाई, तू तैयार होकर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, बस यार वो जो केस है ना उससे रिलेटेड, तो उस केस को तो सॉल्व करना ही है, तो मैं जा रहा हूँ। और फिर विक्रम के दोस्त ने कहा, तो अच्छा तुझे वो केस कैसे सॉल्व करना है ये पता चल गया है, अब तो उस केस को सॉल्व कर लेगा? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ अब मैं उस केस को सॉल्व कर लूँगा। विक्रम बाहर निकला ही था और घर से बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते ही तभी अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आई और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि निधि की थी। निधि ने कहा, विक्रम तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर पीछे से विक्रम के दोस्त ने कहा, अरे वो केस से रिलेटेड जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर है, उसे काम होगा, जाने दो। और फिर निधि गाड़ी के पास आई और उसने कहा, क्या वो केस उसी जंगल से रिलेटेड है, यक्षिणी से? और फिर विक्रम ने हाँ में सर हिलाया और निधि ने कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं ना? और फिर विक्रम ने जवाब दिया, नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, मैं एक जंगल में जा रहा हूं, वहाँ एक मंदिर है, वो जो बाबा है ना वो तुम्हें सब बता देंगे, लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्त को इन सब बातों के बारे में पता ना चले, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि उसकी तबीयत पर असर पड़े, तुम जाओ अब। निधि ने कहा, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, नहीं तुम यहीं रहो। विक्रम वहां से निकल गया और गाड़ी ड्राइव करता रहा। वो जंगल तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था और विक्रम ड्राइव करते करते यही सब सोच रहा था कि आखिर वो जंगल कैसा होगा, उसके अंदर वो मंदिर कहाँ पर होगा, और भी कई सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। और उसके बाद विक्रम काफ़ी लंबा सफ़र तय कर कर उस जंगल के बाहर पहुंचा और उसने उस जंगल को देखा तो वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और डरावना था। गाड़ी को एक किनारे पर खड़ी करके विक्रम बाहर निकला और उसने आसपास देखा तो उसे अपने अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो जंगल के अंदर जाने लगा और जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था। उन बाबा ने बताया था कि वो जो जंगल है वो बहुत बड़ा है और वो मंदिर बीचों बीच है, लेकिन बीचों बीच कैसे जाया जाए ये बात विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो वहाँ किसी स्थानीय व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसे उस जंगल के बारे में जानकारी हो, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई भी नहीं मिला। अब विक्रम सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर क्या किया जाए। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो तुम? और फिर विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा, आप कौन? क्या आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? क्या आपको इस जंगल के बारे में जानकारी है? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं भी यहाँ पर ऐसे ही आया था, निकल रहा था यहाँ से तो मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा, आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर? और फिर विक्रम ने कहा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक केस से रिलेटेड मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस जंगल के सेंटर में जाना था, लेकिन कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, जंगल बहुत ज़्यादा घना है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, ओहो इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? और फिर विक्रम ने कहा, हाँ बोलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, असल में मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मेरा जो पर्स है वो रास्ते में गिर गया है और घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने घर कैसे जाऊं, तो अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो विक्रम ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए?
1 2 3, ये मेरे पास अभी टोटल अभी 4,000 रुपये है। आप इन्हें रख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन पैसों की मदद से अपने घर पहुंच जाएंगे। विक्रम ने 4,000 रुपये उस आदमी को दे दिए और वो आदमी हैरान होकर विक्रम को देखने लगा। और उस आदमी ने कहा, आपने मुझे 4,000 रुपये दे दिए? और विक्रम ने कहा, हाँ, आपने ही तो कहा कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने आपको पैसे दे दिए। और फिर उस आदमी ने कहा, अद्भुत, ये लीजिए अपने पैसे, आप इसे अपने पास रख लीजिए। और विक्रम ने कहा, क्या हुआ, क्या पैसे कम हैं? मैं आपको और दे सकता हूँ, मेरी गाड़ी में है पैसे, मैं आपको अभी देता हूँ। और उस आदमी ने कहा, तुम तो बहुत दिल के अच्छे हो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं फिर भी मेरी मदद कर रहे हो, आखिर क्यों? और विक्रम ने जवाब दिया, किसी की मदद करने के लिए किसी कारण का होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई किसी मुसीबत में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए। मदद करने के लिए कभी कारण मत देखिए। और फिर वो जो आदमी था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उस आदमी ने कहा, अद्भुत, चलो मैं तुम्हें उस मंदिर तक ले जाता हूं जहां तुम्हें जाना है। और फिर विक्रम ने कहा, आप कैसे मुझे उस मंदिर तक लेकर जाएंगे? आप तो उस मंदिर के बारे में नहीं जानते, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप भी यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो आप इस जंगल के बारे में कुछ जानते हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ उस मंदिर के बारे में, मैं तो बस तुम्हें परख रहा था कि तुम आखिर कैसे इंसान हो, और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तो चलो मैं तुम्हें मंदिर तक ले जाता हूँ, और ये अपने पैसे रखो, मैं तुम्हारी नेक दिली की दान देता हूँ, चलो आप। वो आदमी आगे आगे चलने लगा और विक्रम उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा, और वो आदमी विक्रम को लेकर जा रहा था उस मंदिर के पास। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था और विक्रम को चलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। विक्रम ने कहा, यार इतना घना जंगल, यहाँ बीचों बीच मंदिर, आखिर किसने और क्यों बनाया? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और वहाँ पर बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। अगर उस मंदिर के पास जाना है तो इतना परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और फिर विक्रम ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। 1.5 घंटे चलने के बाद उन्हें पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। और फिर विक्रम ने कहा, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, बस खाली ज़मीन पड़ी हुई है, आपको पक्का यकीन है ना कि हम सही रास्ते पर हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचा दूंगा, समझ गए तुम? और तभी वहां पर एक आदमी की आवाज़ आई और उस आदमी ने कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? और विक्रम और उस आदमी ने जब वहां पर देखा तो वहां एक लकड़हारा था और विक्रम ने कहा, उस आदमी और विक्रम को जाते हुए एक लकड़हारे ने देख लिया और उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा, जरा सुनिए, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। जैसे ही ये बात उस लकड़हारे ने सुनी, उस लकड़हारे ने कहा, मंदिर, वो भी इस जंगल के बीचों बीच? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? माफ करिएगा लेकिन यहां पर कोई मंदिर नहीं है। और फिर विक्रम ने कहा, आपको पता नहीं होगा इस जंगल के बारे में, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, मुझे पता चला है, और मैं एक ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से यहाँ पर आया हूँ, समझे आप यहाँ से जाइए। और फिर उस लकड़हारे ने कहा, क्या साहब, मेरे को 20 साल हो गए हैं, मैं यहीं से लकड़ी लेकर जाता हूँ हमेशा बाज़ार बेचने के लिए, रोज़ का आना जाना है मेरा,
इस जंगल का कोई ऐसा कोना नहीं है जो मैंने ना देखा हो, और इतने सालों में मैंने यहाँ पर कोई मंदिर नहीं देखा। और फिर विक्रम ने उस आदमी से कहा, ज़रा सुनिए, ये लकड़हारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ चलो। विक्रम ने उस लकड़हारे से कहा, आप जाइए यहाँ से, मैं चलता हूँ यहाँ से, धन्यवाद बताने के लिए। और फिर उस लकड़हारे ने कहा, जाओ साहब, मेरा क्या, जंगल के बीचों बीच जाकर वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं तो खुद ही सोचोगे कि काश मेरी बात मान ली होती तो अच्छा होता। खैर मुझे क्या, मैंने तो आपका भला ही चाहा। ये कहकर वो जो लकड़हारा था वो वहाँ से चला गया, और वो आदमी और विक्रम दोनों आगे बढ़ गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद विक्रम ने कहा, हम तो कई किलोमीटर अंदर आ गए हैं, अभी तक कोई मंदिर नहीं नज़र आ रहा, क्या हम सही रास्ते पर हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ हम सही रास्ते पर हैं, तुम सिर्फ मेरा पीछा करते रहो, समझे? हम थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे। 30 मिनट बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। पूरा जो ज़मीन थी वो खाली थी। विक्रम ने जब वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा तब विक्रम ने कहा, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पूरी ज़मीन खाली है, तो आखिर मंदिर है कहाँ पर, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, मंदिर यहीं पर है, हम सही जगह पहुँच गए हैं, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे पाए तब तुम इस मंदिर में जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे। जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, पूछिए क्या सवाल हैं आपके? और वो जो आदमी थे उन्होंने कहा, मंदिर क्या होता है? विक्रम ने जवाब दिया, मंदिर क्या होता है? मंदिर ईश्वर का घर होता है। और फिर उस आदमी ने कहा, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी बुरे व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने दोगे? विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी बुरे व्यक्ति को अपने घर में क्यों आने दूं? और फिर उस आदमी ने कहा, तुम किसी बुरे व्यक्ति को अपने घर में नहीं आने देते, तो ईश्वर भी, जो इंसान बुरे कर्म करते हैं उनके मन में छल कपट होता है, तो ईश्वर उन्हें अपने समीप नहीं आने देते। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए सच्चे मन से भगवान को याद करो, तुम्हें मंदिर जरूर दिखाई देगा। विक्रम को उस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो जो आदमी है वो झूठ कह रहा है। विक्रम ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब है मैं यहाँ पर भगवान को याद करूं तो मुझे मंदिर दिखाई देगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर शक है, इसलिए तुम्हें मंदिर नहीं दिखाई दे रहा। उस शक को दूर कर दो, मंदिर दिखाई देगा। विक्रम के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, इसलिए उसने सच्चे मन से ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया। वो वहीं पर बैठकर राम नाम का जप करने लगा। राम 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 राम। काफी देर तक विक्रम वहीं पर बैठकर राम नाम का जप करता रहा, और वक्त बीतता गया। कई घंटे बीत गए और दिन से रात हो गई, लेकिन विक्रम जाप करता रहा। उसने जाप करना नहीं छोड़ा। काफ़ी देर तक राम नाम जपने के बाद उसके कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि एक शेर की थी, और ये आवाज़ सुनते ही
विक्रम को पता चल गया कि उसके आसपास शेर है और उस आदमी ने कहा, विक्रम भागो यहां से, यहां पर शेर आ गया है। शेर तुम्हारे पास ही है, अगर तुम भागे नहीं तो वो शेर तुम्हें खा जाएगा। जैसे ही विक्रम ने यह बात सुनी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई और वो राम का नाम जपता रहा। धीरे धीरे वो जो आवाज थी वो तेज होती गई और वो जो शेर था वो विक्रम के पास आ रहा था। तभी उस शेर की आवाज जो थी वो आना बंद हो गई और विक्रम के कानों में आवाज आई, आंखें खोलो, अब तुम मंदिर में आ सकते हो। जैसे ही यह आवाज विक्रम ने सुनी तो उसकी आंखें अपने आप खुलने लगी और उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर मंदिर है और उस मंदिर को देखकर विक्रम की जो आंखें थी वो चकाचौंध हो गई और उसने देखा कि उसके गले में जो लॉकेट था वो बहुत ही ज्यादा तेज चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सूर्य की सारी ऊर्जा समा गई हो। विक्रम को बहुत ही ज्यादा दिव्य शक्तियों का आभास हो रहा था, जैसे वो वहां पर अकेला नहीं है। उस मंदिर के अंदर से आवाज आ रही थी, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विक्रम चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो व्यक्ति जो उसे मंदिर के पास लेकर आया था वो आखिर गया तो गया कहां। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए, मेरा कार्य सिर्फ यहीं तक सीमित था। आपको यहां लाने का जो मेरा कार्य था वो पूर्ण हुआ। जय श्री राम। मंदिर के अंदर से आवाज आई, बहुत अच्छे हनुमान, तुम हमेशा मेरे कार्य को बहुत बखूबी से करते हो। विक्रम से रहा नहीं गया और वो मंदिर में गया। उसने वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। विक्रम ने कहा, प्रभु प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। असल में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपकी सहायता लेने आया हूं, मेरी सहायता करिए। उस जंगल। तभी आवाज आई, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो विक्रम? मुझे सब पता है तुम यहां क्यों आए हो। मैं जानता हूं जंगल में उस यक्षिणी की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं और तुम उस यक्षिणी को रोकना चाहते हो। और फिर विक्रम ने कहा, जी प्रभु, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर से वहां से आवाज आई, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम्हारे गले में जो माला है, मैं इसमें कुछ शक्तियां डाल रहा हूं। तुम्हें जाकर बस इस लॉकेट को उस यक्षिणी के शरीर पर सिर्फ स्पर्श करना है। उसके बाद वो यक्षिणी अपने आप ही वहां से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर ये लॉकेट किसी आम व्यक्ति के शरीर पर छू गया तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी और इस लॉकेट की जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो कुछ भी करना वो संभल कर करना। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विक्रम ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसके बाद वो वहां से
निकल आया। जैसे ही उस मंदिर से बाहर निकला तो वो सीधा अपने घर के बाहर पहुंच गया और उसे अब पता था कि आखिर क्या करना है। वो रात का इंतजार करने लगा क्योंकि रात में वो यक्षिनी फिर से उस जंगल में आएगी। धीरे धीरे रात हुई और रात के वक्त विक्रम घर से बाहर निकल रहा था। तभी निधि जो थी वो वहां पर आई और निधि ने कहा, विक्रम तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर विक्रम ने कहा, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूं, तुम यहीं पर रहो। जैसे ही ये बात निधि ने सुनी तब निधि ने कहा, तुम उस जंगल में जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो विक्रम ने कहा, नहीं तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मुझे वहां अकेले जाना है। पहले ही मेरी वजह से वो 3 पुलिसकर्मी मारे गए और अब मैं और किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, समझी? तुम यहीं रहो। निधि ने कहा, मैं तुम्हें उस भयानक से जंगल में उस यक्षिनी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? और फिर विक्रम ने कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं अभी मुझे सिर्फ उस यक्षिनी को खत्म करना है, समझे तुम? जैसे ही गुस्से में विक्रम ने यह सब बोला तब निधि की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई वहां से चली गई। सुनसान जंगल, डरावना माहौल बना हुआ था और विक्रम तुरंत उस जंगल के अंदर चला गया। इधर उधर वो घूमता रहा। तभी उसे पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने पायलों की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि यक्षिनी आसपास ही है और तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई, पिछली बार तो तुम बच गए अपने उस लॉकेट की वजह से, लेकिन इस बार तुम्हारे गले में कोई लॉकेट नहीं है, अब अपनी जान कैसे बचाओगी? और फिर विक्रम ने जैसे ही अपने गले में देखा तो वो जो लॉकेट था वो उसके गले में नहीं था और ये देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके गले में से लॉकेट गया तो गया कहाँ। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसे ऐसा लगा कि शायद उसका लॉकेट जो है वो कहीं गिर गया है। वो पीछे की ओर भागने लगा लेकिन उसके कानों में फिर से आवाज आई, भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम जितना मर्जी उतना भाग लो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आज तुम मेरी प्यास बुझाओगे। बहुत दिनों से मैं इस जंगल में प्यासी भटक रही हूँ, आओ मेरे पास। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसके जो भागते हुए पैर थे वो अचानक से भारी होने लगे और वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था और तभी धड़ाम से वो ज़मीन पर गिरा और ज़मीन पर गिरने की वजह से उसके सर पर चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है और जैसे ही वो उठा तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है और उसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हुए थे। जैसे ही विक्रम ने ये देखा तो उसने अपना जो मुंह था वो दूसरी तरफ कर दिया और फिर उस यक्षिनी ने कहा, मैंने बहुत लोगों की जान ली, तुम इकलौते थे जो अपनी जान बचाकर भाग पाए। मुझे तो लगा था अब तुम कभी भी नहीं आओगे,
और आओगे भी तो उस लॉकेट की वजह से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि मैंने सोचा नहीं था। तुम बिना लॉकेट के यहाँ पर आ गए और अब तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो। विक्रम ने कहा, देखो मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मुझसे दूर न रहना। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, अरे अरे अरे, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। मुझे तो लगा था तुम एक बहादुर पुलिस वाले हो, लेकिन तुम तो डरने लगे, तुम तो डरपोक निकले। खैर मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे शरीर से अपनी प्यास बुझानी है। आओ मेरे पास, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आई, विक्रम तुम वहां नहीं जा सकते। और फिर विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि निधि ही थी। जैसे ही उस यक्षिणी को निधि दिखाई दी तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस जंगल में आने की और मेरे मिलन में दखल देने की? अभी बताती हूँ तुझे। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से निधि को एक पेड़ की तरफ बहुत जोर से फेंका और उसे वहीं पर कैद कर लिया। यक्षिणी की शक्तियों के सामने वो बेबस थी और यक्षिणी जो थी वो विक्रम के पास आने लगी। उसके बढ़ते हुए कदम निधि को डरा रहे थे और वो बार बार चिल्लाते हुए कह रही थी, विक्रम विक्रम विक्रम, तुम इसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकते विक्रम। और फिर यक्षिणी ने निधि की तरफ देखा और कहने लगी, मानना पड़ेगा, इस लड़के के पीछे तुम यहाँ भी आ गई। तुम्हें पता था ना मेरे बारे में, फिर भी आखिर क्या लगता है ये तुम्हारा, जो अपनी जान का खतरा लेकर यहाँ पर आ गई। और फिर निधि ने कहा, विक्रम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, चाहे उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं, समझी तुम? और मुझे पूरा यकीन है जो तुम्हारे गंदे इरादे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। और फिर उस यक्षिणी ने कहा, अच्छा तो तुम इस लड़के से प्यार करती हो। अब तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे प्यार के साथ हम बिस्तर होंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। उस यक्षिणी ने निधि से उसकी आवाज जो थी वो छीन ली, जिसकी वजह से चाहकर भी निधि चिल्ला नहीं पा रही थी और विक्रम जो था वो मजबूर हो गया था। तभी उस यक्षिणी ने विक्रम की आंखों में देखा और उसे अपने काबू में करने लगी और कुछ ही देर में विक्रम ने अपने होश जो थे वो गंवा दिए और वो जो यक्षिणी थी वो विक्रम के करीब आने लगी और उसके धीरे धीरे कपड़े उतारने लगी। वो उसके हद से ज़्यादा करीब आने ही वाली थी। तभी अचानक से विक्रम जो था उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उसने जो किया वो देखकर यक्षिणी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विक्रम ने अपनी पॉकेट से उस लॉकेट को निकाल दिया और उस यक्षिणी के चेहरे पर उसे लगा दिया। जैसे ही वो लॉकेट उस यक्षिणी के शरीर के संपर्क में आया वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा और वो यक्षिणी जो थी उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा।
वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और विक्रम ने कहा, तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से जीत जाएगी और मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? मैं जानता था अगर वो लॉकेट मेरे गले में होगा तो तू मेरे पास कभी नहीं आएगी, इसलिए मैंने लॉकेट को रास्ते में ही अपनी पॉकेट में डाल लिया ताकि तुझे ऐसा लगे कि मेरे गले में लॉकेट नहीं है और मैं बिना लॉकेट के आया हूँ और तू मेरे करीब आ जाए और मुझे मौका मिल जाए इस लॉकेट को तेरे ऊपर लगाने का। अब फटाफट से निधि को आज़ाद कर और उसकी आवाज़ वापस कर, वरना आज तेरा खात्मा होकर रहेगा। जैसे ही ये बात उस यक्षिणी ने सुनी तो उसने कहा, रुको 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 रुको, मैं कर रही हूँ, निधि को आजाद कर रही हूँ उस लड़की को आजाद। मैं उसकी आवाज भी वापस कर रही हूँ। हटाओ इसे, हटाओ हटाओ। निधि आज़ाद हो गई और उसकी जो आवाज़ थी वो भी वापस आ गई, लेकिन विक्रम ने उस यक्षिणी के शरीर पर से उस लॉकेट को नहीं हटाया और देखते ही देखते वो यक्षिणी राख में बदल गई। सुबह की पहली किरण वहां पर पड़ी और धीरे धीरे सूरज उगने लगा। यक्षिणी जो थी वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। विक्रम ने निधि से पूछा, क्या तुम ठीक हो? और फिर निधि ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, मैंने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर दिमाग तो बहुत ज़्यादा है। और विक्रम ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो? और फिर निधि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में सर हिलाया और विक्रम भी मुस्कुराने लगा। और विक्रम ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम भी मुझे पसंद आ गई थी। चलो अब चलते हैं। आज पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी, क्योंकि आज दो चीज़ें बहुत खास हुई हैं। और फिर निधि ने पूछा, एक तो यक्षिणी हमेशा के लिए चली गई, वो तो मुझे पता है, और दूसरी? और फिर विक्रम ने कहा, हमारी शादी तय होगी। विक्रम निधि को लेके वहाँ से चला गया और उसे ज़िंदगी में खुशियाँ मिल गई थीं, जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा था। उसे उसका पुराना दोस्त, एक पिता जैसे अंकल और एक सच्ची मोहब्बत। और विक्रम अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी खुशी बिताने लगा। तो ये थी यक्षिणी की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।